नमस्कार दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी की जो भी मुख्य परीक्षा में विद्यार्थी बैठ रहे होंगे उनके पेपर्स अच्छे हुए होंगे और उनमें से कुछ विद्यार्थी, कुछ उम्मीदवार जो 28 तारीख से शुरू हो रहे यूपी पीसीएस 2019 के इंटरव्यू प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं, उनकी थोड़ी सी चिंताएं भी होंगी कि उन्हें अपेक्षित तैयारी करने का जो समय है या बहुत कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है उसमें उन्हें जो है थोड़ा व्यवस्थित होने का समय नहीं मिला। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं संभावित सवालों की कोई लिस्ट वगैरह बता सकता हूँ या बता पाऊँगा, लेकिन जो आपके आसपास जो परिवेश है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें से कुछ मुद्दों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो बच्चों यही होगा कि कोल्ड वेव क्या होती है, शीत लहर क्या होती है। इसके साथ ही कड़ाके की शीतलहर, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी बात की जा रही है अगले 2-3 दिनों में रहेगी जब आपका इंटरव्यू होगा, वह क्या होती है। इसके अलावा कैसे आप उससे बच सकते हैं, किसान आंदोलन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन के अहम फैसले क्या थे, ट्रैक्टर रैली के बारे में आपको तैयार करना होगा, किसान आंदोलन पर लेटेस्ट जो अपडेट है वो अपडेट आपको लेकर जाना होगा, और इसके साथ ही क्या कानून को बिना संसद के रद्द किया जा सकता है, इस पर जो समझ है, जो जानकारी है, उसको पैना रखना होगा। कोविन ऐप को लेकर और जो वैक्सीन हेजिटेंसी की जो बात की जा रही है वह क्या है, क्यों बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है। कल उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने अभ्युदय और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान स्कीम की शुरुआत की। इसके साथ ही 4 राजधानी का विचार भी आया है। 4 राजधानी का जो विचार है वो ममता दीदी की तरफ से आया है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। भारत में पहले ही आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं, तो ये 4 राजधानी और 3 राजधानी जो है इसको भी आपको देखना होगा। पराक्रम दिवस बनाम देश नायक दिवस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और इन सब के साथ ही संसद के होने वाले आगामी संसद के बजट सत्र की शुरुआत, और इसके साथ ही जो अभी आप 26 जनवरी को यानी कल जो परेड होगी, उस परेड में जो राजपथ पर होगी और जो दिल्ली के आउट रिंग रोड पर जो किसान परेड होगी, उनके बारे में भी आपको अपनी जानकारी क्या रखनी पड़ेगी। सबसे पहले सवाल पर आता हूं कि भाई शीत लहर क्या होती है। तो जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो बहुत अच्छा इसका आंसर दे सकेंगे, लेकिन मैं अपडेट होने के लिए या आपको रिफ्रेश करने के लिए फिर से बता रहा हूं कि जब किसी स्थान का तापमान, न्यूनतम जो तापमान है वह 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और यह सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे के अंतर की तरफ जाता है तो उसे शीत लहर कहते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली 5 इस तरह की शीत लहर का सामना कर चुकी है, और जो भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उस पूर्वानुमान के अनुसार जो ये शीत लहर है ये जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन शहरों को भी प्रभावित कर सकती है। तो एक तो ये बात। सीवियर कोल्ड वेव क्या होती है, तो सीवियर कोल्ड वेव में नॉर्मल टेम्परेचर से 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो होता है या उससे नीचे क्या है गिर जाता है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तक तो गिरे ही, और इसके साथ ही सामान्य से 6.5 डिग्री अगर टेम्परेचर गिर जाए तो सीवियर कोल्ड वेव क्या है होती है। कोल्ड वेव में क्या हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट में त्वचा पीली पड़ जाती है, कड़ी पड़ जाती है, कहीं काली काली चित्तियां पड़ जाती हैं, तो फ्रॉस्ट बाइट से बचना होगा। और इसके साथ ही
एक बहुत खतरनाक चीज होती है जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसमें शरीर जो होता है अपनी गर्मी या अपनी उष्मा खोने लगता है। हमारे शरीर को 37 डिग्री जो टेम्परेचर चाहिए उससे वो नीचे के टेम्परेचर पर चला जाता है और उसको रिटेन या रिगेन नहीं कर पाता है। हाइपोथर्मिया जो है उसके लक्षण भी आपको ध्यान में रखना होगा। सिबरिंग, कांपना, श्वास धीरे धीरे चलना, हकलाना, ये सब त्वचा का ठंडा पड़ जाना, ये सब थकान होना, ये सब हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं। तो इसमें सबसे जो प्रकट होने वाला, सबसे दिखने वाला लक्षण है वो व्यक्ति का कांपना है। और ऐसे में किसान आंदोलन, ऐसे में सड़क पर लोगों का रहना, ऐसे में ट्रैक्टर रैली, ऐसे में ट्रैक्टर को दूर दूर से लेकर हरियाणा बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर आना, ये सब क्या है? ये है भारतीय मौसम विभाग ने बड़ी ही एक आश्चर्यजनक जो है सुझाव दिया है। और वह सुझाव ये था कि हाइपोथर्मिया से बचने के लिए, ठंड रोकने के लिए जो लोग जो है ठंड को सुरापान से, मदिरा से, शराब से जो लोग उसको रोकने की युक्ति के बारे में सोच रहे थे, तो आईएमडी ने अभी कुछ दिनों पहले एक सलाह दी है कि इससे क्या है, आप बचें। तो क्या करना होगा? लिमिट आउटर एक्टिविटीज, आपको लिमिट करना होगा। अपनी स्किन को भी, कुछ लोग जो हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मॉइस्चराइज करते रहें, विटामिन सी रिच फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को लें, गरम तरल पदार्थ जो है वो सिप करते रहें, और इसके साथ ही शराब से दूर रहें। ये बात जो है इस ठंड के मौसम में ज़रूरी है। इंटरव्यू देने वाले बच्चे जो है इस पूरे चीज़ को ध्यान में रखें। मास्क भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही और भी जो बचाव के तरीके हैं उन तरीकों को भी क्या है, ध्यान में रखें। फिर इसके साथ ही बच्चों में अगला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वह यह है कि राष्ट्रपति बनने के साथ ही बाइडेन के अहम फैसले क्या थे? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये कई संदर्भों में आपसे पूछा भी या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपसे पूछा भी जा सकता है। तो पेरिस जलवायु समझौते से दोबारा जुड़ने का आदेश एक अहम फैसला है। WHO से अमेरिका से अलग होने की प्रक्रिया उन्होंने जो रोकी है वो दूसरा अहम फैसला है। मैक्सिको सीमा पर बनाई गई जो दीवार है, दीवार निर्माण के काम को रोक दिया गया है। मुस्लिमों की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को भी रोक दिया गया है, और राष्ट्रवादी शिक्षा को बढ़ावा देने के कदम को भी रोक दिया गया है। बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं, और इसके साथ ही जिंदगी के 78 वसंत, 78 वसंत पूरा होने के बाद वे सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत या दुनिया के बहुत से देशों में रिटायर्ड होने की बात की जाती है, तो ये है। और 127 वर्ष पुरानी बाइबल पर, जो उनके परिवार की थी, उस पर शपथ लेकर उन्होंने क्या है, शपथ लिया। तो ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। और अमेरिका में अब एक दूसरा सवाल ले रहा हूं कि अमेरिका में आपको चकित कर देने वाला क्या लगा? अमेरिका में मुझे क्या ऐसा फील हुआ जो जिस चीज ने मुझे सरप्राइज कर दिया? अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है, और अमेरिका में ट्रंप से बिडेन तक का जो पावर ट्रांसफर है वो पीसफुल नहीं हो पाया इस बार। ये अमेरिका के लोकतंत्र के दृष्टि से सबसे चकित कर देने वाली घटना है। यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ पावर था, मतलब जैसे हम आमतौर पर ये मानते हैं कि एक मैच्योर लोकतंत्र में चुनाव के फैसले को नेता जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, और दोष, कमी, धांधली, इन सब की बात होने के बावजूद, आरोप लगने के बावजूद इसको आउट ऑफ द प्रपोर्शन ले जाकर इसका प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका के लोकतंत्र के संदर्भ में क्या है, यह बात हुई। मैंने बाइडेन के फैसले के संदर्भ में आपसे कहा कि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट्स में अमेरिका को फिर से शामिल किया है, तो आपको पेरिस एग्रीमेंट भी तैयार करना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस गैसेस के
जो नेशनल इमिशन की कटौती, राष्ट्रीय उत्सर्जन की कटौती पर जो देशों के द्वारा जो स्वैच्छिक लक्ष्य या टारगेट जो तय किए जाने की दृष्टि से पेरिस एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब इसमें देश खुद अपने टारगेट्स को क्या है सेट करते हैं कि वे इतने साल में इस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है वो घटाएंगे। अब इससे हमें उम्मीद क्या बनी है? इससे हमें उम्मीद बनी है कि जो ग्लासगो सम्मेलन होगा इस बार, उसमें अमेरिका की भागीदारी से, अमेरिका की जो भागीदारी है उस भागीदारी से कहीं ना कहीं फायदा होगा। फिर इसके साथ ही एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वह है कि किसान आंदोलन पर आपका रुख क्या है? क्या किसानों को, किसान संगठनों को सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए था? तो मेरा यहाँ पर जो उत्तर होगा, इस पर तर्क भी किया जा सकता है और इससे अलग उत्तर भी दिया जा सकता है। मेरा यहाँ पर जो उत्तर होगा कि किसान संगठनों को सरकार के द्वारा दिए गए 1.5 साल के अमल पर रोक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए था। उसके 2 स्पष्ट कारण मैं गिना सकता हूं। पहला कारण तो ये है कि किसी भी आंदोलन में लक्ष्य एक बारगी प्राप्त नहीं कर लिए जाते हैं, और बड़े आंदोलन, चाहे हम राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट की बात करें, वहां पर भी आज़ादी के लक्ष्य को एक बार प्राप्त नहीं किया जा सका था। तो एक तो है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरी बात यह है कि जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट वही था कि 1.5 साल तक आपको एक आश्वासन मिल गया, और यहां पर क्या है कि अनिश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान जैसे एक शंका ये थी कि फिर से सरकार उसको क्या है लागू कर देती, तो यहां पर क्या है कि सरकार ऐसा करने में भी कई बार सोचती, तो इसलिए यहां पर ये उत्तर भी क्या है दिया जा सकता है। दूसरी बात ये कि ट्रैक्टर रैली को आप किस तरह देखते हैं? ट्रैक्टर रैली जो 26 जनवरी को होने वाली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? किसी भी आंदोलन के लिए अपने मांग को लोगों तक उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, संगठित होने के लिए इस तरह के प्रदर्शन के अधिकार हैं। तो किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर ध्यान खींचने की दृष्टि से ट्रैक्टर परेड का महत्व है। लेकिन भारत में किसानी की जो समस्या है वो परेड में भाग लेने वाले ट्रैक्टर वाले किसानों से भी आगे की समस्या है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, जो छोटी जोत वाले किसान हैं। इसलिए जो है यहाँ पर मेरा अपना मानना है कि यह ट्रैक्टर परेड जो है यह केवल और केवल किसी पहले से चली आ रही इस बात को कि किसान आंदोलन में किसान कुर्बानी करके भी किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को केवल रीइंफोर्स करेगी, इस बात को रीइंफोर्स करेगी। यहां पर इस बात को भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैं, जैसा मैंने कहा कि आपका अपना अलग तर्क भी वहां पर हो सकता है, लेकिन यहां आंदोलन की दृष्टि से अगर हम लोग देखें, आंदोलन के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, तो किसी भी आंदोलन को उसके मांगों के संदर्भ में आगे बढ़ने के रूप में लिया जा सकता है। एक और सवाल जो हमारे मन में, जहन में उठता है, जो पूछा भी जा सकता है कि मोदी सरकार नए कृषि कानून को वापस क्यों नहीं ले लेती है? तो इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय, सामाजिक सभी प्रकार की वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि किसानों के लिए हितकारी बताए गए कानून को वापस ले लेने से सरकार की साख पर प्रभाव पड़ेगा, और ये उसके राजनीतिक साख के लिए क्या है ठीक नहीं होगा। दबाव की जो रणनीतियां हैं वो रणनीतियां आगे अपनाई जाएंगी, एक बात लोग ये कह रहे हैं। दूसरा, कानून का विरोध राजनीतिक वजहों से भी है, क्योंकि कई राजनीतिक दल कुछ बातें इसमें कह चुके हैं। अब किसानों के विरोध के बाद वे इस बात को क्या है इस पर किसानों के साथ हो चुके हैं। किसानों के आंदोलन की मांग का एक पहलू मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक कानूनी आश्वासन का भी है, किंतु इस पर सरकार पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, और शांता कुमार कमेटी जो 2015 में बनाई गई थी
उसने कहा कि एमएसपी का लाभ 94% किसानों को नहीं मिलता है। तो इसमें एक ये भी मुद्दा है कि सरकार के ऊपर भार पड़ेगा और सरकार जो है एमएसपी के कुछ चुनिंदा जो उसमें आने वाली जो अनाज और गैर अनाज हैं उनके अलावा दलहन तिलहन सब मिला जुला कर जो 23 फसलें हैं उनके अलावा भी किसानों के संदर्भ में किसानों की समस्या को क्या है देखती है। इसके साथ ही किसान आंदोलन का जो आधार है वह मूलतः, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से, मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के धान गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों तक है। इसलिए किसान आंदोलन का सामाजिक जनाधार भी उस रूप में विस्तृत नहीं है। दलहन तिलहन उत्पादन करने वाले किसान और देश के बाकी किसानों की जो समस्याएं हैं वे समस्याएं अलग हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो अनाज खरीदने के संदर्भ में सुविधाएं दी जाती हैं वे सुविधाएं किसान सब्सिडी के रूप में क्या है देखी जाती हैं, जिससे भारत डब्ल्यूटीओ और दूसरे मंचों पर जो अनाजों के संदर्भ में कोई भी मोलतोल क्या है नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है ये राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय वजहें हैं जिसकी वजह से सरकार कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है। एक और सवाल है कि अगर ये कानून वापस लेना होगा तो यह किसका कदम होगा? तो कार्यपालिका अर्थात जो सरकार है वह सरकार कानून वापस नहीं ले सकती। इसके लिए संसद को फिर से, संसद की प्रक्रिया के द्वारा फिर से क्या है किसी संशोधन अधिनियम के द्वारा, चाहे वह रिपील करने का ही क्यों न हो, उसके द्वारा संसद की भागीदारी क्या है इसमें हमें जोड़नी पड़ेगी, या संसद की भागीदारी की भूमिका को हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक सवाल है कि भाई जो कोविड को लेकर जो एक कहा जा रहा है वैक्सीन हेजिटेंसी, तो भारत सरकार ने यह जब निर्णय किया कि कोरोना की जो वैक्सीन है दोनों भारत में, चाहे वह कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इन दोनों वैक्सीन्स को पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो फ्रंटियर सर्विसेज को देने वाले लोग हैं उनको क्या है पहले ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें लोगों के उत्साह की कमी को हेजिटेशन कहा जा रहा है या इसको वैक्सीन हेजिटेंसी कहा जा रहा है। लोग भयभीत हैं और भयभीत होने का कारण यहाँ पर वैक्सीन के बाद के साइड इफेक्ट है। वैक्सीन के लगवाए जाने से लोगों के भयभीत होने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जो तीसरे चरण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लेकर सरकार ने पर्याप्त पारदर्शिता और पर्याप्त जो समय लेना चाहिए था वह समय क्या है नहीं लिया, तो इसको वैक्सीन हेजिटेंसी कहा जाता है। इसके साथ ही वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात भी कही जा रही है। भारत ने भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश अपने पड़ोसियों को वैक्सीन भेजकर ये दिखाया है कि भारत अपने पड़ोसी प्रथम की नीति का पालन करता है और इस पर WHO ने भी भारत की क्या है प्रशंसा की है। इसी को वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा जाता है कि वैक्सीन के माध्यम से भारत ने दिखाया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों को प्रथम तरजीह देने की नीति पर अब भी क्या है चल रहा है। एक और सवाल है कि उत्तर प्रदेश जो गौरव सम्मान है वह कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर घोषित किया गया। तो जो समाचार पत्रों से जो चीजें आ रही है उसमें किसी भी विशिष्ट क्षेत्र की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को यह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान क्या है दिया जाएगा। एक अभ्युदय योजना की घोषणा की गई है जो इस बार बसंत पंचमी से जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सरकार के द्वारा कोचिंग दिए जाने से संबंधित है। तो इन दोनों को क्या है आप तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही 4 राजधानी का जो विचार है वह बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता दीदी ने अभी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती समारोह के संदर्भ में इस विषय को क्या है उसी दिन उन्होंने इस विषय को उठाया। इसको अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर ये होगा कि यह दरअसल केंद्रीकरण और हम ये कह सकते हैं कि
एक शहर को, एक शहर के माध्यम से एक व्यक्ति के मजबूत होने, इन सब के विरोध के रूप में इस विचार को आगे क्या है बढ़ाया गया है। भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर 3 राजधानियां हैं? तो आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं, और ये 3 राजधानियां जो हैं, एक उसकी विधायी राजधानी है, दूसरी उसकी कार्यपालिका राजधानी है, तीसरी उसकी न्यायिक राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश भी इस संदर्भ में क्या है, उदाहरण है कि हम जो है केंद्रीकरण करने से या किसी एक शहर में सारे मुख्यालय स्थापित करने से बचने के मॉडल से दूर भी जा सकते हैं, और एक अच्छा विकल्प भी क्या है अपना सकते हैं। लेकिन वहां पर इन राजधानियों को स्थापित करने के समय ऐसा हुआ, जहां तक ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव राजधानी स्थापित हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो पार्लियामेंट है, और इसके साथ ही जो सचिवालय और इसके साथ ही जो मंत्रालय है, वो सब कुछ दिल्ली में ऑलरेडी स्थापित है। इसलिए अब इसे बहुत व्यवहार्य नहीं माना जाएगा, इस बात को क्या हम लोग कह सकते हैं। इसके साथ ही पराक्रम दिवस बनाम देश नायक दिवस को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन, जो 125वें जन्मदिवस के अवसर पर उसे मनाने की जो औपचारिक घोषणा की है, वह पराक्रम दिवस के रूप में की है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किए गए देश नायक दिवस की बात ममता दीदी कह रही हैं। तो ये संघात्मक तनाव का भी मुद्दा है, और भारत में 2 तरह की राजनीति होती है, एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स और दूसरी सबस्टेंटिव पॉलिटिक्स। तो ये जितने भी सेलिब्रेशन डेज, मूर्तियाँ, पार्क, ये सब क्या है, ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स में आते हैं। ये आइडियोलॉजी और लोगों को जोड़ने के या लोगों को कनेक्ट करने के तरीके हैं। इस पर अलग अलग राय, अलग अलग विचार, अलग अलग नायक, अलग अलग तरीके आते रहते हैं। इसलिए प्रतीकात्मक राजनीति है। जब प्रतीकात्मक राजनीति जो है या सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जो है वह सबस्टेंटिव पॉलिटिक्स से जुड़ती है, तभी लोगों में इसके प्रति क्या है अपील पैदा होती है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आज इंटरव्यू डायरी के इस पहले संस्करण में इन क्वेश्चंस पर जरूर ध्यान देंगे। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, कहीं किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।